अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि कोई भी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि हम स्कॉलरशिप को विन कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू हासिल हो तो इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा बहुत से लोगों के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो प्रीरेक्विजिट्स टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए हमारे पास इन चीज़ों का होना कम से कम ज़रूरी होता है। वो क्या है भला? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, रेज़्यूमे और यूरोपियन सीवी, यूरोपियन फॉर्मेट सीवी कह सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेशन कह दें, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल हमें चाहिए होता है, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है, पब्लिकेशंस हमें चाहिए होती हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये हमारे पास रिकमेंडेड है। रेफरेंस लेटर्स हमारे पास चाहिए होते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हमें चाहिए होती हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन पे मैं कोशिश करूंगा कि चंद को आज की वीडियो में डिस्कस करूं और फिर हर किसी के लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रिसर्च प्रपोजल के लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगा, सीवी के लिए सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं आज की सेशन में तो नहीं डिस्कस कर सकता, चंद उसमें से करूंगा, बाकी आप अपकमिंग वीडियोस में देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं कि बंदा सोचता है कि कितना जीपीए मेरे पास होना चाहिए। कि देखें, एक मिनिमम क्राइटेरिया भी हमारे पास हो सकता है ना, कि हम कम से कम इतना जीपीए हो तो फिर हम जो है स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी, अगर हमारा 4 जीपीए नहीं होगा तो हम स्कॉलरशिप नहीं जीत सकते। ऐसा नहीं है। उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, या एक लिमिट ज़रूर होती है हर जगह पे कि आपके पास कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर वो फुल ही हो सकता है। तो कम से कम की बात हम करते हैं तो देखें, जो अच्छा जीपीए समझा जाता है वो 3.2 से ऊपर-ऊपर अगर हमारे पास जीपीए हो तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा होते हैं स्कॉलरशिप। लेकिन अगर बहुत भी कम कर लें इस लिमिट को तो 3 कम से कम होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं ना, सीजीपीए डज़न्ट मैटर यूनिवर्सिटी के अंदर, बट सीजीपीए डज़ मैटर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कि हमारे पास, हम बिल्कुल ही इसको लाइट नहीं लेना चाहिए कि सीजीपीए हमारा बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे बैचलर्स में हैं और अभी पढ़ रहे हैं और मुझे आप सुन रहे हैं, तो देखें जीपीए को कम से कम हम 3 की लिमिट लाज़मी क्रॉस करवाएँ। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 जितना भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा कि जिन लोगों के 4/4 जीपीए होते हैं ना, जो रिव्यूअर होता है, जो ज्यूरी होती है, जो इवैल्यूएशन कमेटी होती है, वो जो है उनसे उसी तरह चीज़ें डिमांड करती हैं जिस तरह जितना अच्छा उनका जीपीए है। तो अगर आपका 4/4 जीपीए है तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन उनकी यही होगी कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मर होगा, हर चीज़ इसको आती होगी, फिर उस तरह से आपसे क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे। लेकिन लेट्स से आपका जीपीए 3.4 है और वो जितनी चीज़ें आपसे पूछते जा रहे हैं और आपके पास स्किल्स भी अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें आपकी बेहतर जा रही हैं और वो आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे कि इस बंदे के पास जो है जीपीए भी कम है, लेकिन इसकी सारी चीज़ें भी पूरी हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा 4 जीपीए के साथ जो है ग्रेजुएट हो जाए। बहुत से सर्कमस्टेंसेस होते हैं पढ़ाई के दौरान, बंदे के ऊपर बहुत से हालात आते हैं। कभी घर के हालात, कभी यूनिवर्सिटी में हालात वैसे बन जाते हैं कि हमारे ग्रेड हमेशा से बहुत अच्छे नहीं रहते। लेकिन इतने भी बुरे नहीं होने चाहिए कि हम जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको भी ना फुलफिल कर सकें। तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड में जो हमारा जीपीए होता है, ये बड़ा की क्राइटेरिया होता है। इसको हमेशा से हमें जो है केयरफुली लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। एक और चीज़ हमें जो चाहिए होती है, जो इसमें जो मैंने लिस्ट बताई उसमें से जो चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ी कम बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो है आपको सेपरेट उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आइल्स और टॉफल है। तो टॉफल या आइल्स जो हमने ज़ोन पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, ये मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। टॉफल जो है वो यूएसए के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको एक्सेप्ट करती हैं, और इसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया के अंदर ये ज़्यादा माँगा जाता है। तो ये जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है,
जो हमसे जीआरई भी ले रही होती है, ये वही इदारा जो है इस टेस्ट को कंडक्ट करता है। और इसके ऊपर जो है इसके साथ-साथ बल्कि जो है हमारे पास जो इसकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन होती है, जो हमारी इंग्लिश को जाँच सकती है कि ये बंदा जो है आया इस काबिल है कि इंग्लिश को समझ सकता है, बोल सकता है, उसमें कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा वो उसको कहते हैं आइल्स। आइल्स जो है इसकी रूट्स जाके मिलती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ। उन्होंने फर्दर जो है इसको ऑथराइज़ किया हुआ है। 2 आगे जो है इदारे हैं जो ये ले सकते हैं। एक को कहते हैं ब्रिटिश काउंसिल, वो जो यूके कंडक्ट करता है। दूसरा आईडीपी जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंडर चलता है, वो जो है इस आइलेट्स को कंडक्ट करता है। एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये भी आती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम आईडीपी से अगर आइल्स देंगे तो वो ज्यादा आसान होगा, ऐसा हालांकि बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम होता है, क्योंकि जो इनकी गवर्निंग बॉडी ऊपर जाके आती है वो एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। तो ये टेस्ट पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में दें आइल्स, अगर आप अमेरिका में भी बैठ के दे रहे होंगे ना, तो फिर भी आइल्स का जो है डिफिकल्टी लेवल, स्टैंडर्ड सारे एक ही होंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं तो थोड़ा इनको एलेबोरेट करते हैं कि इन सर्टिफिकेशंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। आइल्स की टाइप्स कौन सी हैं? आइल्स हमारे पास बेसिकली दो किस्म का होता है। एक तो वो शुरू में हमने कहा कि दो डिफरेंट एजेंसीज उसको कंडक्ट करती हैं, लेकिन आइल्स जो है वो दो टाइप्स का भी होता है। एक को कहते हैं जनरल आइल्स और दूसरे को कहते हैं एकेडमिक। जो जनरल आइल्स होता है वो इमिग्रेंट्स के लिए यूज किया जाता है, इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं तो आपको आइल्स जनरल करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है किसी स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एकेडमिक आइल्स जो है वो पास करना पड़ता है। उसके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, मल्टीपल बैंड्स होते हैं, 6.5, 7, 7.5 लोग इस तरह ले रहे होते हैं, 8 भी ले रहे होते हैं। इसके मल्टीपल सेक्शंस हैं। यही सेक्शंस जो हैं वो हमारे पास टॉफल में भी आते हैं। और टॉफल जो है वो जिस तरह ईटीएस कंडक्ट करवाती है, इसमें भी दो टाइप्स तो आप कह सकते हैं, जनरल जो होता है और एक बाय इंस्टीट्यूट जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स करा रहे होते हैं। एक को कहते हैं आईबीटी, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरा पीबीटी होता है जो पेपर बेस्ड टेस्ट हमारे पास होता है। दोनों के अंदर जो है वो 4-4 सेक्शंस होते हैं। आइल्स और टॉफल के अंदर ये 4 फर्दर सेक्शंस होते हैं जिसमें आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग देखी जाती है। और इन दोनों टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो 2 साल की होती है। एक बात यहाँ पे याद रखने की बहुत जरूरी ये है कि ये टेस्ट दोनों जो है आपको जांचते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कोई एडवांस किस्म की इंग्लिश को जांचने का पैमाना नहीं है कि हम लोग ये समझें कि ये बहुत ही हाई फाई टेस्ट होंगे, बहुत ही मुश्किल टेस्ट होंगे जिसमें हमें बड़ी एडवांस किस्म की इंग्लिश की चीजें पूछेंगी। ऐसा नहीं है। ये जानना चाहते हैं कि आप कम से कम इंग्लिश में कम्युनिकेट करना जानते हैं या नहीं जानते। सिंपल इज देयर। तो ये दो चीजें जो है हमें बड़ी जरूरी होती हैं। फिर अगली चीज जो है हमारे पास रेफरेंस लेटर जो है। देखिए, रेफरेंस लेटर कोई बंदा आपकी जमानत दे रहा है, कोई आपको बंदा रिकमेंड कर रहा है कि हाँ भाई ये क्वालिटीज इस बंदे के अंदर हैं। जैसे हम सिफारिश कराते हैं ना, तो टेक्निकली अगर हम सिफारिश को इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लें तो ये रेफरेंस लेटर कहलाती है कि ये इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसके पास ये स्किल्स हैं, इतना अच्छा है, इसमें ये एबिलिटीज हैं, तो मैं इसको रेफर करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, इस पीएचडी पोजीशन के लिए कि ये आपके साथ काम करने का अहल है। देखें, इसको लिखा कैसे जाए, इसके अंदर जो है बाज स्टूडेंट्स जो हैं, या सॉरी, इसके अंदर बाज जो रेफरीज होते हैं वो एडिशनल चीजें लिख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स उनको कह रहे होते हैं ये कर लें वे कर लें। देखिए, हमेशा जेन्युइन लेटर्स हमें सबमिट करवाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉपीड हम इंटरनेट से टेम्पलेट्स उठाएं उनको पेस्ट करके वही हम लिख लें। कुछ हो सकता है प्रोफेसर भी कह दें कि भाई अपने लिए हम लिख के लाओ, मैं साइन कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन जो ज्यूरी होती है ना, वो आपके इस लेटर की बेसिस पे आपको इवेलुएट करती है। तो वो हर साल हजारों रेफरेंस लेटर्स को इवेलुएट कर रही होती है। जब कॉपीड कंटेंट उनके सामने आता है ना, तो वो समझ जाते हैं कि ये कॉपीड कंटेंट है और आपका एप्लीकेशन साइट पे उठा के रख देते हैं। तो इसमें जो चीजें होनी चाहिए वो जो आपके अंदर मौजूद हैं, आपने उनसे पढ़ा है, आपके अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो अगर आपके रेफरी लिखेगा तो फिर आपके लिए जो सिलेक्शन है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। एक होती है, इसके भी टाइप्स होती हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफाइड या प्रेफर्ड। जो है, जो प्रेफर्ड होता है वो स्पेसिफाइड होता है। जनरल ये है कि आपका रेफरी
जो है आपको, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, एक टेम्पलेट बना के दे दे, उसके ऊपर साइन कर दें कि बस ठीक है, मैं इसको हायर स्टडीज के लिए रिकमेंड करता हूँ। ये एक जनरल है। अब हायर स्टडीज के लिए एमआईटी में रिकमेंड करता हूँ, हायर स्टडीज के लिए एक्सवाईजी प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके पास ये क्वालिफिकेशंस मौजूद हैं, ये स्किल्स इसके पास मौजूद हैं। तो जब वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करेगा किसी खास प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिर जो है ये वाला रिकमेंडेशन लेटर की वर्थ ज्यादा होती है। लेकिन आपके पास जनरल भी है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने हायर स्टडीज के लिए यूज करना है। तो बाज़ औक़ात आपके रेफरीज जो हैं बिजी होते हैं, डेफिनेटली उनके भी काम होते हैं, तो उनको ज्यादा तंग भी नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज मेंशन की हुई है, शुडंट बी मोर देन 3 months ओल्ड। कोशिश करें कि फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि आपके रेफरीज हैं, उनकी जो एफिलिएशंस हैं बाज़ औक़ात चेंज हो जाती हैं, या जो है कोई नई चीज आपने उनके साथ काम किया है तो वो उसमें ऐड हो जाता है। तो फ्रेश लेटर्स अगर आप उनसे लेंगे तो हमें, हमारे लिए फायदा होगा। बाज़ स्टूडेंट्स जब उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स को बिल्कुल भी बात नहीं करते, उनसे हेलो हाय भी नहीं करते, और जब 3-4 साल बाद फ्री हो जाते हैं और फिर 2 साल बाद उनको स्कॉलरशिप का ख्याल होता है, तो फिर ख्याल आता है कि फलाने टीचर से मैंने पढ़ा था, अब मैं जाके पूछूं तो सही उनको जिंदा भी है कि नहीं। तो हम जो है कम से कम अपने टीचर्स का हाल पूछा करें, इसलिए नहीं कि हमें उनसे रेफरेंस लेटर चाहिए, वो उनका बड़ा हक होता है, हम उनसे सीख रहे होते हैं चीजें। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए जो है अगर हमारे पास फ्रेश लेटर्स होंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा। अगर जो है थोड़ा ओल्ड भी हैं तो कोई इशू नहीं है, बाज़ औक़ात आप नहीं ले पाते। देखिए, रेफरेंस लेटर के अंदर जो है कौन-कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, उस पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पे बात की जा सकती है, अगर किसी ने आपको सुपरवाइज़ किया है, अगर आपका कोई रेलेवेंट रिसर्च पेपर किसी के साथ था, कोई जॉब एक्सपीरियंस जॉब के ऊपर, अगर ज़रूरी नहीं है कि ये आपको प्रोफ़ेसर ही दे, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके हवाले से बात की जा सकती है, आपने कहीं इंटर्नशिप की वहाँ से आपको मिल सकता है, कोई शॉर्ट कोर्सेज़ आपने किए किसी के साथ जो है वो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती है। आप जो हैं स्पोर्ट्स के अंदर बड़े एक्टिव थे, आपको वहाँ से भी जो है इधर से रिकमेंडेशन मिल सकती है, उस कमेटी की तरफ से भी मिल सकती है। कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन किसी के साथ आपकी जॉइंट रिसर्च थी, उसमें जाने की वजह से भी आपको मिल सकता है। कोई अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, कॉन्फ्रेंस कॉम्पिटिशन और डिबेट कंपटीशन, इवेंट मैनेजमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं, तो अगर आपको कोई इन चीजों के साथ भी रेफर कर रहा है ना, तो उसका भी बड़े एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं बाज़ औक़ात आपके लिए, क्योंकि कुछ पोजीशंस होती हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चली जाती है, या और इस तरह की जो सोशल साइंसेज की फील्ड्स आ जाती हैं, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो ये इस तरह की अगर आपके पास रिकमेंडेशंस आएँगी, उसके अंदर ये चीज़ें भी आपकी लिखी होंगी, तो उससे आपकी वर्थ बढ़ेगी कि ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के अंदर, रिसर्च के अंदर ही नहीं अच्छा, बल्कि अगर इसको जो है किसी मैनेजरियल पोज़ीशन के ऊपर काम करवाना पड़ जाए, या कोई जो हम कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं, तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर रख सकते हैं, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। कोई वेलफेयर एक्टिविटीज के अंदर कहीं पे फ्लड आ गया था, वहां पे आपने वॉलंटियरली काम करना शुरू कर दिया था, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आगे चलेंगे, हमारे पास सर्टिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए। देखें, सर्टिफिकेशंस की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं कि सर्टिफिकेशंस हमारे पास कौन कौन से हो सकती हैं, जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, सीवी के अंदर जो हम लगा के। एक को कहते हैं कैटेगरी ए, जो प्योरली आपसे 100% रेलेवेंट आ रही हैं आपके काम से। उसमें आपके पास कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन थी, आपकी पोस्टर प्रेजेंटेशन थी, कोई कंपटीशन ऐसा जो आपके जो रिसर्च है, जो प्रोजेक्ट है, या जो पोजीशन है जिधर आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट आप ऐड कर सकते हैं, और जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास होती बाज़ औक़ात बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन उस पोजीशन के रेलेवेंट नहीं होती। तो उस पोजीशन के रेलेवेंट पोजीशंस हमने हमेशा से ऐड करनी है। अगर हैं भी एक्स्ट्रा तो उनको ना ऐड करें, क्योंकि जो रेलेवेंट होगी चीज उसी का ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि आप सारा कुछ उठा के उनके सामने रख दें और वो अपनी मर्जी से ढूंढें। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो सिर्फ वही चीज ढूंढना चाहेंगे जो उनके काम की है, कि हमारे काम की चीज इस बंदे के अंदर है या नहीं है। आगे चलते हैं, कैटेगरी बी की जो सर्टिफिकेशन हमारे पास आ जाती हैं, वो जो वॉलंटियरली प्रोजेक्ट्स आपने किए होते हैं, किसी एनजीओ के साथ काम किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपने काम किया था, इसी तरह वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। तो फिर तीसरी आ जाती है कैटेगरी सी,
उसमें हमारे पास कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे होते हैं, किसी खैर इसी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर वॉलंटियरली प्रोजेक्ट था, उसकी कैंपेन चला दी, एनजीओ की कैंपेन चला दी, जो है डोनेशंस के लिए कैंपेन चला दी। तो ये चीजें हमें देखभाल के ऐड करनी चाहिए। कुछ लोग ऐड कर रहे होते हैं, हमने इतनी कैंपेन चलाई, हमने ये किया, और ये सारी चीजें आ रही होती हैं, लेकिन वहां पे ऐड करनी चाहिए जहां पे हमारे पास जरूरत हो। अगर नहीं तो हम कैटेगरी ए इज द टॉप मोस्ट नीडेड सर्टिफिकेशन होती है, जो हमारे पास कोई भी आपसे जानना चाहता है, आपसे उसने काम लेना है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम चलेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं हाईली रिकमेंडेड है। ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है, moocs जो है मैसिव ओपन एक्सेस कोर्सेज आपके पास आते हैं। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास हैं वो ऑफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज के कोर्सेज हैं, ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, आप कोर्सेरा के ऊपर जा सकते हैं, आप ईडीएक्स के ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब करने कौन से हैं जो आपसे रेलेवेंट हैं। अब मैं क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं वही कोर्स करूंगा जो क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल होगा। मैं हाइड्रोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोर्स करना चाहिए जो मेरे कोई हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस मैंने करना हो तो वो मेरे स्किल्स को इम्प्रूव करे, ना कि ऐसा कोर्स जो है जो मेरे स्किल्स को ना इम्प्रूव कर रहा हो, जो मेरे रेलेवेंट स्किल्स हो किसी भी जॉब के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए। तो ये चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि जनरल एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो है हमारे पास क्या होता है। ये जनरल बता रहा हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस चीजें इसी तरह चल रही होती हैं। जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं ना, वो 40% काउंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं इतने बुरे नहीं होने चाहिए कि आप जो है बिल्कुल उनके जो लोअर लिमिट है उससे ही नीचे आ जाए। तो अगर आपका 3.5 है, 3.6, 3.7 अच्छे जीपीएस के साथ है, तो आपकी यहाँ पे परसेंटेज जो है उसकी देख लें कि एकेडमिक रिकॉर्ड की 40% आ रही है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह दें आपसे मांगा गया है, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कह दें, लेटर ऑफ मोटिवेशन कह दें, वो आपसे मांगा गया, उसकी भी 20% मार्क्स आते हैं। आपके रेफरेंस लेटर्स, रिकमेंडेशंस, उसके भी मार्क्स इंक्लूड होते हैं। आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो उसकी भी 10% आते हैं। इसी तरह आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशंस हैं, तो ये चीजें इस तरह वेरी करती हैं। तो हर चीज की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और देखें, ये तो क्राइटेरिया आपकी डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन का है कि आपके फॉर एग्जांपल 100 में से 60 नंबर आएंगे, अगर और 60 में से इसकी परसेंटेज आपने खुद से कैलकुलेट कर लें कि उस 60 में से 40% क्या बनेगा, 20% क्या बनेगा, इसी तरह ये चीजें आती जाएंगी। फिर लेट से 40% जो जो 100 में से 60 नंबर लेट से कह दें, 60% कह दें, वो आपके डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के थे। 40% आपके पास इंटरव्यूज के भी होते हैं कि बंदा इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है आप 60% पहले ले लेते हैं, इंटरव्यू परफॉर्म अच्छा ना कर सके, वहां से कम हो जाए। तो ये दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, हमें दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए भी हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन जो हमारे पास आ जाती है जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, देखें रेलेवेंट बोर्ड से सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स कर दी, तो मैं उससे पीछे देखूं, बैचलर से पीछे एफएससी, एफएससी से पीछे मेरे मैट्रिक। तो मैट्रिक और एफएससी मैंने लेट सपोज पिंडी बोर्ड से किया है, तो मैं पिंडी बोर्ड से जाके सबसे पहले अपनी जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो टेस्ट कराऊंगा। वो करवाने के बाद जो है मैं आईबीसीसी जाऊंगा। आईबीसीसी जो है मुझे वो जो मेरे बोर्ड्स की सर्टिफिकेशंस थी उनको अटेस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होती है वो टेस्ट कराना, वो करती है एचईसी, सॉरी एचईसी। तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट जब रेलेवेंट बोर्ड आईबीसीसी एचईसी से अटेस्ट हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इनके पास आपने जाना होता है। तो जब यहाँ पे आप जाते हैं तो ये आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं आपके पास। मोफा आपकी कॉपीज नहीं अटेस्ट करता, एचईसी कॉपीज अटेस्ट करता है, आईबीसीसी भी कर सकता है, लेकिन मोफा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेगा, कॉपीज को वो अटेस्ट नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, जो एक अहम होता है, इस पे हम एक तफसीलन बात भी कर सकते हैं। और इस पे मेरी जो 2 वीडियोस है खास तौर पे कि ईमेल किस तरह लिखी जाती है, कौन सी गलती हम करते हैं, वो आपने लाजमी देखनी है। प्रोफेसर एक्सेप्टेंस हमारे पास बहुत ज्यादा अहम स्टेप होता है। देखिए कुछ स्कॉलरशिप्स होती है, फॉर एग्जांपल इटालियन गवर्नमेंट जो इटालियन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है,
تو وہ اس میں آپ کو ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کی سلیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ اسکالرشپس جیسے آپ کے پاس کیسٹ واس جو پہلے ہوتی تھی, اب اس کو آنسو آپ کہہ دیں, آنسو اسکالرشپ ہے, تو اس میں آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے. سی ایس سی کے لیے آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے. اسی طرح کوریا کے اندر بھی آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے. بہت سی اسکالرشپس ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو پروفیسر کی ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کے پروفیسر کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اپنا ریسرچ ٹاپک فائنلائز کرنا ہے, اپنی فیلڈ کا جو ہے پروفیسر ڈھونڈنا ہے. پروفیسر ڈھونڈنے کے بعد ایک اچھی سی ای میل اس کو لکھنی ہے. وہ ای میل کی جو ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھیں, اس میں غلطیوں والی جو ویڈیو ہے اس کو بھی لازمی دیکھیں. جب آپ ان کو ایک اچھی سی ای میل لکھیں گے اور پھر جب وہ ای میل سینڈ ہوگی تو اس کے اوپر رسپانسز آتے ہیں, تو ہوپ فلی آپ کو جب پازیٹیو رسپانس آتا ہے, آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے, تو پروفیسر ہو سکتا ہے اس کے پاس خود بھی کوئی پوزیشن اگر اویلیبل ہے تو وہ آپ کو آفر کر سکتا ہے. نہیں تو جو سینٹرلائز پوزیشن آفر ہوئی ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. تو ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کی سلیکشن ہوپ فلی جلدی سے ہو جائے گی. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو, تو اس کو جو ہے لازمی شیئر کیجیے گا, اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.